हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दीपक सर और आज का फिजिक्स क्लास में आप सबका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ चुके हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी पढ़ चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं वो है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस रियलिटी में अगर हम एरर एनालिसिस का इंपोर्टेंस की बात करें तो पूरे चैप्टर में एरर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से डेफिनेटली आपका जेईई मेंस और जेईई एडवांस में एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा 110%, और नीट के क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा 110%। तो और आपको ये चैप्टर ना काफी अंडरस्टैंडिंग, अगर आप एक बार पूरा ध्यान से और बहुत मस्त से एक बार इसको समझ गए इस चैप्टर को, तो ये आपके अंदर पूरा बैठ जाएगा। तो आपको बिल्कुल आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे किसी भी तरह के प्रॉब्लम आ जाए हमारे एरर से। क्लियर बच्चों? तो हम लोग कोई बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं एरर एनालिसिस चैप्टर। अच्छा, पहले तो समझते हैं कि ये एरर है क्या। एरर का मतलब क्या होता है? बोलते हैं टू ह्यूमन इज एरर, है ना। मतलब इंसान मतलब गलती, है ना। गलती तो होता ही होता है हमारे साथ, है ना। हम गलती करते ही करते हैं और वो सारे गलती को हम लोग फिजिक्स में एरर बोलते हैं। और ये एरर फिजिक्स में खास करके लाइक डेली लाइफ में, जिंदगी में तो हम लोग गलतियां करते ही हैं, ये उस एरर की बात नहीं है। ये एरर्स वो हैं जो कि मेजरमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग फिजिकल क्वांटिटी उसी को बोलते हैं जिसको हम लोग मेजर कर पाते हैं। और जब भी हम कोई चीज को मेजर करते हैं तो उस मेजरमेंट से एसोसिएटेड कुछ ना कुछ एरर हमारा होता है। तो एरर को क्या बोला गया ना, हम जितना भी कोशिश करें, हम जितना भी मेजरमेंट करें, हर एक मेजरमेंट जो ओरिजिनल वैल्यू से डिफर करता है और उसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं? एरर। सो एरर क्या है? अगर ऐसे एरर का डेफिनेशन कोई पूछे तो एरर क्या है? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू। जब भी हम कोई चीज को मेजर करते हैं तो उसका मेजर्ड वैल्यू आता है, उसको हम लोग एमवी लिखेंगे, मेजर्ड वैल्यू। कोई भी चीज का मेजर्ड वैल्यू, मेजरमेंट जो करने पर आया, डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, उसको टी भी लिखेंगे, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का डिफरेंस जो होता है वो ही डिफरेंस को हम लोग एरर कहते हैं। अगर एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू जैसा मेजर कर दिया तो तेरा एरर 0 है कि नहीं। तो एरर बेसिकली हर एक मेजरमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर एसोसिएटेड विथ एवरी मेजरमेंट, हर एक मेजरमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है। ऐसा नहीं है कि कभी तू मेजरमेंट किया और मेजरमेंट करने पर मतलब डायरेक्ट आंसर आ गया पूरा एग्जैक्ट, है ना। ऐसा नहीं होता है जनरली। सो एवरी मेजरमेंट इज एसोसिएटेड विथ सम एरर। Maybe the error will be less or maybe the error is more. तो क्या बोला गया ना, if the error is less, अगर एरर लेस है इसका मतलब क्या बोलूंगा ना, मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट। मैंने आप लोगों को समझाया था ये चीज, अगर आपको याद हो तो, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दो चीजें समझाया था। मोर एक्यूरेट मतलब एक्यूरेसी के बारे में मैं क्या समझाया था ना, कोई ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू कितने आसपास में है, जितने आसपास में होंगे डिफरेंस उतना कम होगा तो एरर उतना कम होगा। तो जितना कम एरर होता है उतना ज्यादा एक्यूरेट होता है मेरा मेजरमेंट। समझ में आया? तो एरर बेसिकली एरर इज एसोसिएटेड विथ एवरी मेजरमेंट। फॉर सम मेजरमेंट मे बी द एरर इज लेस, फॉर सम मेजरमेंट मे बी द एरर इज मोर, बट देयर विल बी ऑलवेज बी सम एरर। ऑलराइट बच्चों, चलिए तो हम लोग एरर को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एरर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट को बोला गया सिस्टमेटिक एरर। 2 टाइप के एरर होते हैं, सिस्टमेटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर। 2 रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। अब ये सिस्टमेटिक एरर क्या है और ये रैंडम एरर क्या है समझते हैं।
सिस्टमेटिक, तुम ध्यान से देखोगे तो इस नाम में पता है सिस्टमेटिक और यहां पे है रैंडम। पहले समझ जाते हैं सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक कोई भी चीज सिस्टमेटिक है। जैसे तुम हर रोज 10 बजे स्कूल जाते हो, इट इज सिस्टमेटिक, राइट? यू नो कि यू आर गोइंग टू स्कूल एट 10 o'clock, ऑलराइट, दिस इज सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक कुछ एरर है जो कि सिस्टमेटिक है, जो कि हमें पता है, जो कि हमें नोन है कि क्या एरर्स है। एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूं, है ना, एक एग्जाम्पल बताता हूं। सपोज आप लोग सब्जी खरीदने मार्केट गए, ठीक है? आजकल तो वैसा वाला कोई यूज नहीं करता है वेइंग मशीन, आजकल सब डिजिटल होता है ना। तो एक डिजिटल मशीन है, यहाँ पे कैसे लगा हुआ है, यहाँ पे रीडिंग आ रहा है, ठीक है? तो आप जब जाके देखें तो ये 0 हमेशा नहीं दिखाता है, ये 0 से थोड़ा ज्यादा या कम ऐसे दिखाता है। मान लो कि ये दिखा रहा है 20 ग्राम, ये कितना दिखा रहा है 20 ग्राम, अभी कुछ नहीं है इसके ऊपर, बट ये दिखा रहा है 20 ग्राम। अब आपको अगर 100 ग्राम कुछ नहीं लेना है, चीनी लेना है, 100 ग्राम चीनी लेना है, तो आप जब मेजर करोगे, यहाँ पे ऑलरेडी 20 दिखा रहा था, तो आप अभी यहाँ पे जो डालोगे, यहाँ पे 100 करोगे कि यहाँ पे 120 करोगे? 120, मतलब आपको चाहिए था 100, बट यहाँ पे मेजरमेंट कितना किया 120, क्योंकि 20 ग्राम का एरर आपको ऑलरेडी पता था कि भाई इसमें 20 ग्राम का एरर है। ये पहले ही 20 दिखा रहा है यार, 0 दिखाना चाहिए था, पर दिखा रहा है 20, इसीलिए क्या है ना, ये 20 का एरर इसमें। तो वो एरर आपको पता था कि हाँ इसमें 20 ग्राम का एरर पहले से ही है। तो आप अगर पहले से ही पता था, तो आप जब 120 मेजर किए, अगर मान लो कि इतना चीनी लाए मेजर किए और ये दिखा है 480 ग्राम, तो आपको पता है ऑलरेडी 20 ग्राम था, तो एक्चुअल चीनी का कितना वेट होगा, तो 480 से 20 माइनस कर दोगे, 460 ग्राम एग्जैक्टली होगा। तो आप मेजरमेंट किए जिसमें एरर इंक्लूडेड था, 480 जो आया उसमें वो 20 ग्राम इंक्लूडेड था, बट वो 20 ग्राम का जो एरर था ना, उस एरर को आप रिमूव कर सकते हो। तो सिस्टमेटिक एरर वो एरर है जो कि हमें पता होता है, जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में होता है और जिसको कि हम लोग रिमूव कर सकते हैं, उनको बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर्स। तो सिस्टमेटिक एरर का अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे ना, दीज आर द एरर्स, दीज आर एरर्स that are in a particular pattern, वो लोग एक पर्टिकुलर पैटर्न में होते हैं। सेकेंड, नोन टू अस, हमें पता होते हैं, नोन टू अस सिस्टमेटिक एरर वी नो। सेकेंडली, सेकेंड पॉइंट क्या होगा ना, सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिमूव्ड, सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिमूव्ड। सिस्टमेटिक एरर को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि हाँ सिस्टमेटिक इतना है, हमें रिमूव। जैसे कि मान लो कि मैं कोई स्केल ले लिया, एक स्केल लिया मेजरमेंट करने के लिए, स्केल का यहाँ 0 से स्टार्ट, सपोज 0 नहीं, 0 से 1 तक मतलब कुछ लग गया है या पूरा ऐसे घिस गया है, तो तुम लोग मेजर कहां से करना स्टार्ट की, 1 से। अब 1 से स्टार्ट करते करते मान लो कि तुम 14 में पहुंचे, तो रियल मेजरमेंट कितना है 13, बिकॉज यहाँ पे तुम 1 से स्टार्ट किए हो, 0 से नहीं, बिकॉज यू न्यू दिस वाज द एरर, तो तुम उसको रिमूव कर दिए। तो उसको क्या बोला जाता है, सिस्टमेटिक एरर। क्या बोला जाता है, सिस्टमेटिक एरर। एंड दिस सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी रिमूव। कैसे रिमूव, बिकॉज हमें पता रहता है, सो वी कैन रिमूव इट। तो कोई टेंशन नहीं है, कितना भी सिस्टमेटिक एरर रहे हमारे मेजरमेंट में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमें सिस्टमेटिक एरर पता रहता है, तो हम कोई भी मेजरमेंट से सिस्टमेटिक एरर को हटा सकते हैं। वी कैन रिमूव इट, वी कैन रिमूव सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर तो इतना टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है, हम रिमूव कर सकते हैं। एक बात तो जो है, जनरली these are मतलब सिस्टमेटिक एरर्स आर ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट। सिस्टमेटिक एरर जनरली इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, वेइंग मशीन में 20 ग्राम पहले से ही दिखा रहा है, इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट है। स्केल में 0 से 1 तक मिट गया है, सिस्टमेटिक मतलब इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट। तो उस टाइप के एरर को क्या बुलाता है, सिस्टमेटिक एरर। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है ना, सिस्टमेटिक एरर का सबसे बढ़िया एग्जांपल वो है जीरो एरर। वो क्या है, जीरो एरर। और ये जीरो एरर क्या है, आपको जो मैं अभी बता रहा था कि हम जो मेजरमेंट शुरू कर रहे हैं, अगर वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा 0 से आगे या 0 से पीछे स्टार्ट हो रहा है, तो उसको जीरो एरर बोलते हैं।
प्रॉपर डेफिनेशन तुमको पता चलेगा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज में, है ना। अच्छे से बताऊंगा, टेंशन मत लो, जान लो। सिस्टमेटिक एरर का एग्जांपल कौन है? जीरो एरर। और जीरो एरर मतलब कौन सा वाला? जो बताया कि जब मेजरमेंट स्टार्ट किए थे तो जीरो से नहीं कहीं और से स्टार्ट किए थे, उसको क्या बोलते हैं? जीरो एरर। और सारे सिस्टमेटिक एरर्स को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा रैंडम एरर। रैंडम मतलब तो रैंडम, और नहीं, रैंडम मतलब रैंडम, कुछ नहीं पता इसके बारे में, कुछ भी हो सकता है। सो दीज आर नॉट नोन टू अस, ये हमें पता नहीं होता है। नॉट नोन टू अस, ये हमें बिल्कुल पता नहीं होता है, कोई पैटर्न नहीं है। फॉलोस नो पैटर्न, कुछ पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। फॉलोस नो पैटर्न, कुछ भी पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, है ना। सो दिस कैन नॉट बी रिमूव, दिस कैन नॉट बी रिमूव, इनको रिमूव नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज कोई मेजरमेंट कर रहा हूं ऐसे, है ना ऐसे मेजरमेंट कर रहा हूं, तुम देखे होगे मैं तुम लोगों को पार्लेक्स सिखाया था। पार्लेक्स में क्या बोला कि एक आंख से देखो तो इधर दिखता है, एक आंख से देखो तो साइड में दिख जाता है, शिफ्टिंग हो जाता है प्लेस। अब इसको तुम कैसे मेजर करोगे? सपोज तुम लोग स्केल को मेजर करो, स्केल को इधर से देखे तो थोड़ा 6 के पास दिखा, इधर से देखे तो 7 के पास दिखा। इसका मतलब क्या है ना, तुम्हारा पोजीशनिंग की वजह से गड़बड़ हो गया है कि नहीं। या तो तुम सपोज मेजर कर रहे हो, वेट मेजर कर रहे हो, है ना, यू आर मेजरिंग द वेट। वेट मेजर करते करते हवा हो गया, हवा चल गया थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा हवा विंड ब्लो हुआ। तो अगर विंड ब्लो हुआ तो हो सकता है तुम्हारा थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम ऐसे हो गया, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से। तो रैंडम एरर कितना होगा हमें नहीं पता रहता है ना, कुछ भी हो सकता है। और दिस कैन नॉट बी रिमूव। जैसे सिस्टमेटिक एरिया में हमें आइडिया रहता है कि हाँ भाई जीरो एरर में 20 ग्राम हटाना है तो हटा दिए। अब एआर की वजह से कितना ज्यादा हुआ हमें थोड़ी पता है, बारिश की वजह से कितना ज्यादा हुआ हमें थोड़ी पता है, टेम्परेचर मेजर कर रहे हो बाहर में गर्मी ज्यादा हो गया तो बढ़ गया। सिस्टम रैंडम एरर्स कभी भी आ जाते हैं, कैसे भी आ जाते हैं, हम उनको रिमूव कर ही नहीं सकते, दे कैन नॉट बी रिमूव। ऑलराइट, सो उनको बोला जाता है रैंडम एरर्स। ऑलराइट, दीज आर नॉट नोन टू अस, फॉलोस नो पैटर्न, कुछ पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, दिस कैन नॉट बी रिमूव। और generally these are due to environmental effects, ये एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, टेम्परेचर, विंड ये सब की वजह से, तो ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट होते हैं, ठीक है। इनको रिमूव तो नहीं कर सकते, बट दिस कैन बी मिनिमाइज्ड, these can be minimized, by, कैसे मिनिमाइज करेंगे ना, बाई टेकिंग measurements, taking a lot of measurements at different conditions, हम क्या करते हैं ना, ये रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि सिस्टमेटिक एरर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक था ही नहीं, वो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है तो रिमूव कर देंगे ना यार, क्यों टेंशन की बात। टेंशन की बात तो रैंडम वाला है, क्योंकि रैंडम एरर कब आएंगे, कितने आएंगे, कहां से आएंगे, कुछ नहीं पता, आ जाएंगे बस मेजरमेंट के अंदर। तो तू मेजर कर दिया यहां से यहां तक 5.4 सेंटीमीटर, बट तू भी श्योर नहीं है कि वो 5.4 है कि नहीं, समझ रहे हो। रैंडम एरर, उसमें रैंडम एरर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम रैंडम एरर को रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, मिनिमाइज। जितना कम एरर हो उतना अच्छा। तो मैंने क्या किया, मैं बोला कि ठीक है, अगर मिनिमाइज करना है ना तो एक बार एक्सपेरिमेंट मत कर, 5 बार 10 बार 25 बार 30 बार एक्सपेरिमेंट कर, फिर उन लोगों का एवरेज निकाल, तो तुझे पता चलेगा, यू विल गेट टू नो व्हाट इज द रियल वैल्यू और व्हाट इज द वैल्यू दैट इज क्लोज टू द रियल वैल्यू। गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज हाउ वी मिनिमाइज द रैंडम एरर्स। Alright, because random errors are not known to us, we don't have any idea how much random error is included. So in order to minimize, since we cannot remove, we have to minimize. How we can minimize? We can minimize by taking a lot of measurements in different conditions. यहाँ पे करूंगा, कोई दूसरा टेम्परेचर में करूंगा, फिर दूसरा
like at different conditions, I'll perform the experiment, I'll get a lot of measurements, then from that measurement I can minimize the random error that is present in my measurements. Got my point बच्चों? Random error, got my point? How they can be minimized? इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जो एग्जाम्पल सर बहुत सारे एग्जाम्पल है कि पैरालैक्स एरर है ना, ये सबसे अच्छा है। टेम्परेचर चेंज की वजह से ढेर सारे एरर्स है ना, बहुत सारे एरर हैं। पैरालैक्स सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रैंडम एरर। एक एक एग्जाम्पल याद रखो तो काफी है, बोर्ड में पूछेगा तो कभी लिख सकते हो। क्या एरर के बारे में क्लैरिटी आ गया? हर कोई मेजरमेंट के साथ एरर जुड़ा रहता है। व्हाट इज एरर? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। सेकेंडली, द एरर्स is either less or more, but there has to be some error. And if the error is less, then we will say the physical quantity is measured more accurately. It has more accuracy. And next we studied errors are divided basically into two types. One is the systematic errors, the other is the random errors. Systematic errors are the errors that are known to us and we can remove them. For example, zero errors. Alright, so generally systematic errors जो होते हैं they are due to the instruments, and instrument के जो भी errors हैं we know that and we can remove it. The best example is zero error. Then we come to the random error. Random errors are the errors that we never know. We don't have any idea about the random errors. Then we can never remove random errors, but we have to minimize it. And how we can minimize it? We can minimize it by taking a lot of readings, a lot of measurements at different conditions and taking their average. ऑलराइट बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट एरर्स, द बेसिक इंट्रोडक्शन। आप अच्छे से पूरा नोट्स लिख लीजिए, फिर हम लोग एरर्स के आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके बच्चों, तो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ एरर जान लिए हैं। टाइप्स ऑफ एरर में हमें पता है कि कोई एक टाइप का एरर है जो कि हमें पता रहता है पहले से ही, सिस्टमेटिक एरर, उसको हम रिमूव कर सकते हैं, और एक रहता है रैंडम एरर जिसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं यहाँ पे, पहले तो लिस्ट काउंट क्या है समझे, और एरर क्या होता है हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। लिस्ट काउंट क्या है ना, लिस्ट काउंट, लिस्ट मतलब कम, सबसे कम है ना, कम से भी कम, सबसे कम। सो दिस इज द मिनिमम मेजरमेंट, मिनिमम मेजरमेंट दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेक, एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। एक इंस्ट्रूमेंट जितना मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है, जितना मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है, वो उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, अगर आप जो नॉर्मल वेइंग मशीन होते हैं दुकान पे, वेइंग मशीन यूज इन शॉप, वेइंग मशीन यूज इन शॉप, जो दुकान में वेइंग मशीन यूज करते हैं उसका लिस्ट काउंट कितना होता है सोचो। तुम देखे होगे तो उसमें ऐसा लिखा रहता है, जो 0 डबल 1 2 3 0 ऐसे लिखा रहता है। देखो कोई कोई इंस्ट्रूमेंट में ऐसे लिखा रहता है और कोई कोई इंस्ट्रूमेंट में ऐसे लिखा रहता है, ये लिखा रहता है यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे अगर कोई मेजरमेंट आएगा ना, मान लो कि कोई मेजरमेंट की, यहाँ पे मेजरमेंट करोगे तो कितना आएगा, 45.3291 सपोज, ऐसे वाला आएगा। इसमें मिनिमम कितना आ सकता है, सबसे मिनिमम मेजरमेंट क्या आ सकता है ना, 00 रहे, 0001। दिस इज द मिनिमम मेजरमेंट दैट इज दिस इंस्ट्रूमेंट कैन मेक। मिनिमम, ये 1 से और कम नहीं हो सकता। यहाँ पे 0 डालेगा तो 0 को कौन सा मेजरमेंट है, मिनिमम मेजरमेंट कितना कर सकता है, दैट इज 0.0। यहाँ पे रीडिंग आएंगे से 45.32 ऐसे दिखाएगा। यहाँ पे अगर मिनिमम मेजरमेंट करेगा तो कितना कर सकता है, 00.01, इससे कम मेजरमेंट नहीं कर सकता। तो ये वाले वेइंग मशीन का लिस्ट काउंट हो जाएगा दिस 0.00001 और इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.01। जो नॉर्मल स्केल हम लोग यूज करते हैं, है ना, नॉर्मल स्केल यूज, जो हम लोग नॉर्मल स्केल यूज करते हैं 15 सेंटीमीटर वाला, और एक 15 सेंटीमीटर, उसमें देखोगे तो क्या होता है, ऐसे एक ऐसे रहता है, यहां पे 0 सपोज, यहां पे 1 सपोज, है ना, दिस इज 0 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर। अब सोचो ये जो रहता है, यहां पे मिनिमम कितना मेजरमेंट हो सकता है, सोचो
ये टोटल 1 सेंटीमीटर है, कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 डिवीजन, तो 1 डिवीजन इक्वल टू कितना आएगा? 1/10 सेंटीमीटर। इसको हम लोग 1 मिलीमीटर बोलते हैं या 0.1 सेंटीमीटर बोलते हैं। दिस इज 1 डिवीजन एंड दिस इज द मिनिमम, हेंस दिस इज द लीस्ट काउंट। सो जो नॉर्मल स्केल हम लोग यूज करते हैं उससे अगर सोच इससे इतना से कोई लेंथ छोटा है तो हमें कैसे पता चलेगा यार कि वो कितना है एग्जैक्ट? 0.1 0 पता है या उसके बाद 0.1 पता है? उसके बीच में तो कुछ नहीं पता है। तो 0.1 इज द मिनिमम मेजरमेंट। तो 0.1 सेंटीमीटर हो गया हमारा जो नॉर्मल स्केल यूज करते हैं उसका लीस्ट काउंट। क्लियर है मेरी बात? सबको समझ है? लीस्ट काउंट क्या होता है ना? लीस्ट काउंट मतलब ये कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफाइंड होता है, ऑलवेज डिफाइंड फॉर ए इंस्ट्रूमेंट, है ना? एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है, मेरा भी लीस्ट काउंट है, कोई इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, ठीक है? तो इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एन इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इज द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी मेड। कितना मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है? एग्जांपल्स आपके सामने, ठीक है? अच्छा बच्चों, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, सुनो, एक चीज बोलता हूं, या फिर आप इसको लिख लीजिए पहले, फिर मैं मिटा देता हूं, ठीक है? स्क्रीन पॉज करके लिख लिए होगे, नहीं तो थोड़ा बैक जाओ, स्क्रीन को पॉज करो और ये दोनों एग्जांपल लिख दो, ठीक है? उसके बाद मैं आपको क्या समझा रहा हूं सुनिए। सपोज मैं एक स्केल बनाता हूं, ऐसे एक स्केल बनाया मैं, ठीक है? यहां 0 है, ऐसे यहां पे 1 है सपोज, यहां पे 2 है सपोज, यहां पे 3 है सपोज, यहां पे 4 है सपोज और यहां पे 5 है सपोज, ठीक है? मैंने क्या किया ना, इसको मेजरमेंट किया एक लेंथ को। ए रॉड इज मेजर्ड, द लेंथ ऑफ ए रॉड इज मेजर्ड, द लेंथ ऑफ ए रॉड इज मेजर्ड। एक रॉड का लेंथ को मेजर किया, ठीक है? तो वो क्या हुआ ना, 2 रॉड को, मान लो कि ये रॉड को जो मेजर किया वो 2 और 3 के बीच में आया, ऐसा। तो मैं इसको एक काम करता हूं, जूम कर देता हूं, यहां पे ड्रॉ करता हूं जूम करके, ठीक है? ये है 2, ये है 3 और उनके बीच में कितने डिविजन्स होते हैं? 10 डिविजन्स, ठीक है? तो 10 डिवीजन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1, मुझसे करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? 1 2 3 4, ये this is 2, this is 3, this is 2.5, ऑलराइट? ऐसा है। अब सोचो कि जो रॉड में मेजर किया, ऊपर में रॉड मेजर कर रहा हूं, ठीक है? मैं रॉड मेजर किया, ऐसे रॉड लगा रखा है यहां पे, सपोज वो यहां पे आया, ऐसे आया, सपोज ऐसे आया, मतलब किधर आया? ये है 2.4, ये है 2.3, ये है 2.5। तो सोचिए 2.4 और 2.5 के बीच में आया, तो रीडिंग तुम क्या बोलोगे? 2.4 बोल सकते हो, 2.5 बोल सकते हो, है कि नहीं? अगर मैं बोलूं कि ये मिडिल से थोड़ा आगे है, मिडिल से थोड़ा आगे है, मिडिल से थोड़ा आगे मतलब किसके पास हो गया? 2.5। तो तुम लोग इसका जो लेंथ बोलोगे कितना बोलोगे? 2.5 बोलोगे, है कि नहीं? बोल, ये रियलिटी में 2.4 का और 5 का बीच में कहीं पे आया था, बट हम उसको क्या बोले? 2.5, बिकॉज हम उनके बीच का मेजरमेंट कर नहीं सकते। और एक रॉड लिया मैं, और एक रॉड लिया ऐसे, ऐसे और एक रॉड लिया मैं, उसका लेंथ को मेजर किया, तो मैं देखा कि ये जो रॉड है ये 2.5 को क्रॉस कर दिया है और 2.5 और 2.6 के बीच में आ रहा है, दिस इज 2.6, है कि नहीं? बोल, अब बोल मैं इसका रीडिंग कितना बताऊंगा? अगर ये इन दोनों का मिडिल से इसकी तरफ है तो मैं रीडिंग कितना बताऊंगा? 2.5। अगर रीडिंग का उस साइड है, लाइन का उस साइड, मिडिल का उस साइड आएगा तो क्या बताऊंगा? 2.6। इसका मतलब क्या है ना, एग्जैक्टली ये वाला लाइन और एग्जैक्टली ये वाला लाइन, मतलब 2.45 से लेकर 2.55, 2.45 से लेकर 2.55, इसके बीच में जो भी रीडिंग आएगा ना
वो रीडिंग की क्या लिखेंगे हम लोग? 2.5 ही लिखेंगे, है कि नहीं? बोलो, ध्यान से समझ में आया मैं क्या बोला? 2.4 और 2.5 के बीच में कितना? 2.45, है कि नहीं? 2.5 और 2.6 के बीच में कितना? 2.55। तो 2.45 से आगे आया या 2.55 से पीछे आया तो रीडिंग में कितना लिखूंगा? 2.5 ही लिखूंगा। आई विल ओनली राइट 2.5 ना। इसका मतलब जब तुम 2.5 लिखते हो उसका मीनिंग क्या है ना? वो 2.54 से 2.55 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है कि नहीं? इसका मतलब क्या 2.5 में रियलिटी में एरर है? कितना एरर है? इस साइड 0.05, उस साइड 0.05, मिलके कितना? 0.1। देयरफॉर एरर इन द मेजरमेंट इक्वल टू कितना? 0.1 सेंटीमीटर। 2.45 से 2.55। क्या उसी तरह तुम कोई भी मेजरमेंट करो, क्या बाय डिफॉल्ट उसका लिस्ट काउंट उसका एरर होके रहेगा ही रहेगा? यस, लिस्ट काउंट इज ए बाय डिफॉल्ट एरर विद एवरी मेजरमेंट। कोई भी मेजरमेंट करते हो तो लिस्ट काउंट वाला एरर उसके साथ बाय डिफॉल्ट है कि नहीं? लिस्ट काउंट होता है, बट वो एरर बन के रहता है। क्यों? क्योंकि लिस्ट काउंट से कम हम मेजर नहीं कर सकते। तो जब भी कोई लेंथ उनके बीच में आएगा तो रियलिटी में उसका मेजरमेंट हमेशा एरर के साथ होगा। और कितना एरर मिनिमम है? मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है? 0.1। उससे ज्यादा एरर नहीं हो सकता है। इधर से उधर के बीच में कहीं पे रहेगा तो मैक्सिमम एरर 0.1 हो सकता है, उससे ज्यादा एरर नहीं हो सकता। अलग इफेक्ट, अलग चीजों की वजह से, लेकिन इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर हो सकता है वो क्या हो सकता है? 0.1 एंड दिस इज फिक्स्ड। तो हम लोग क्या बोले ना? देयरफॉर द एरर ड्यू टू लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो लिस्ट काउंट होता है उसका जो एरर होगा इज फिक्स्ड एंड कंपल्सरी, है ना? एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि लेंथ मेजर्ड इक्वल टू 9.54 सेंटीमीटर, 9.54 सेंटीमीटर, है कि नहीं? 9.54 सेंटीमीटर का लेंथ मेजर किया, मतलब ये जिस इंस्ट्रूमेंट से किया उसका लिस्ट काउंट कितना होगा? 2 डेसिमल के बाद तो 0.01 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, है कि नहीं? 9.54 0.01 सेंटीमीटर। तो ये इसमें कंपलसरी एरर है, कंपलसरी एरर। अब एरर है मतलब ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है कि नहीं? एरर का मतलब क्या? तेरा मेजरमेंट अगर ज्यादा आया तो भी एरर और कम आया तो भी एरर, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 0.01, विच इज द लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कैसे लिखते हैं? डेसिमल के बाद जितने नंबर 01 कर देना उसको, 3 होते तो 001, 4 होते तो 0001, ऐसे तो लिस्ट काउंट आ गया। देयरफॉर मैं रिपोर्ट क्या करूंगा, है ना? अगर मुझे कभी लाभ में लिखता होगा तो मैं रिपोर्ट क्या करूंगा इसको ना? 9.54 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द वे ऑफ रिपोर्टिंग एवरी फिजिकल क्वांटिटी दैट वी आर गोइंग टू गेट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को उसका लिस्ट काउंट के साथ हमेशा एरर बना के लिखा जाता है, बिकॉज की लिस्ट काउंट है। तुझे अगर कभी कोई क्वेश्चन में बोलेगा नहीं ना कि इसमें एरर इतना है, इसका मतलब समझ जाओ कि वो तुम्हें बोल रहा है कि लिस्ट काउंट एरर है और कोई एरर नहीं, लिस्ट काउंट एरर है। तो तुम सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर ये दोनों तो एक्सपेरिमेंट के दौरान आते हैं, बट ये लिस्ट काउंट है जो कि वो मेजरमेंट के साथ हमेशा अवेलेबल रहता है। अब तो बाहर जो भी और जो एरर आएंगे वो एरर को इसके साथ इंक्लूड किया जाएगा, बट ये एरर फिक्स्ड है। ये एरर किसके वजह से आता है? लिस्ट काउंट के वजह से। तो ये लाइन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि द एरर ड्यू टू लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज फिक्स्ड एंड कंपल्सरी। फिक्स्ड कैसे है? क्योंकि इसका लिस्ट काउंट जितना है, और कंपल्सरी है क्योंकि ये रहेगा ही रहेगा। समझ में आ गया? इसको लिख लो अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अभी हम लोग उस चीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करने में मदद करता है। रैंडम एरर्स को मिनिमाइज कैसे किया जाता है मैंने आपको बताया था
ना रैंडम, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े सिस्टमेटिक एरर तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, लीस्ट काउंट तो हमें मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में भगवान कुछ रखे नहीं। लेकिन हमारे हाथ में मिनिमाइज करने का चांस किसको है, रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का चांसेस। और कैसे मिनिमाइज करेंगे, मैंने बोला था ना, बाई टेकिंग ए लॉट ऑफ मेजरमेंट्स, है ना, बहुत सारे मेजरमेंट्स लेंगे तो हम लोग रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके लिए पहले हम लोग को दो टर्म सीखने पड़ेंगे, वो दो टर्म्स हैं एब्सोल्यूट एंड मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना, एब्सोल्यूट एरर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, क्या है एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर ना? सबसे पहले तो मान लो कि जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, सबसे बढ़िया एग्जांपल, है ना, बढ़िया एग्जांपल नहीं मतलब जनरल एग्जांपल, जनरल डेरिवेशन भी बोल सकते हो, कुछ भी। सपोज इन एन एक्सपेरिमेंट, सपोज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किए, है ना, इन एन एक्सपेरिमेंट, कोई एक एक्सपेरिमेंट में x1, x2, x3, x4 ऐसे xn तक n ऑब्जर्वेशंस आर मेड, n ऑब्जर्वेशंस आर मेड। तुम कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उस एक्सपेरिमेंट में कितने ऑब्जर्वेशन लिए, n, x1, x2, ऐसे टाइम होगा तो 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, ऐसे कुछ भी हो सकता है ना, या फिर लेंथ हुआ तो 2 मीटर, 2.3 मीटर, 7.5 मीटर, इस तरह मेजरमेंट्स हुए, कितने ऑब्जर्वेशन लिया मैंने, n का वैल्यू 5 बार 4 बार, जनरली एक्सपेरिमेंट में 3 बार 4 बार कर देते हैं, बट जो अच्छे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रियल एक्सपेरिमेंट्स, उसमें बहुत बार 100 टाइम्स, 500 टाइम्स, 700 टाइम्स करते हैं वो लोग, पूरा 2 साल 3 साल तक रिसर्च करते रहते हैं। तो मान लो कि n एक्सपेरिमेंट्स, n ऑब्जर्वेशंस आएंगे, ठीक है, तो इन ये सारे हो गए मेजर्ड वैल्यूज, ये x1, x2, x3, ये सारे क्या हो गए, दीज आर द मेजर्ड वैल्यूज, है ना, ये सारे वैल्यू हम लोग मेजर किए, मेजर्ड वैल्यूज हो गए x1, x2। तो ट्रू वैल्यू क्या होगा, इसका ट्रू वैल्यू क्या होगा ना, वो लिखा गया यहाँ पे, द ट्रू वैल्यू इज टेकन टू बी, रियलिटी में ट्रू वैल्यू तो हमें पता नहीं, कोई चीज मेजर कर रहा तो पहले से ही पता होगा, तो काहे का मेजर करता है, अगर ट्रू वैल्यू किसी का पहले से ही पता है तो काहे का मेजरमेंट, है ना, तो मेजरमेंट कर रहे हैं मतलब हमें उसका ट्रू वैल्यू पता नहीं है, पर हम लोग उसको ट्रू वैल्यू को अज्यूम करेंगे, कैसे ना, द ट्रू वैल्यू इज टेकन टू बी द एवरेज ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स। कितने मेजरमेंट आ गए भाई साहब, ट्रू वैल्यू आएगा x का एवरेज, उसको x बार लिखते हैं, ऐसे कोई उसको x बार लिखते हैं, x का एवरेज, है ना, कैसे आ जाएगा ये फॉर्मूला, x1 प्लस x2, जितने नंबर हैं सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाई n करो, xn है ना, कहां तक है, xn तक, मतलब n है, जितने हैं उसको एवरेज आ गया। अब ये जो एवरेज आया ना, यही मेरा क्या है, ट्रू वैल्यू, क्या है मेरा ट्रू वैल्यू है, ये समझ में आया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर ऑफ x1, एब्सोल्यूट एरर ऑफ x1, x1 एक मेजरमेंट है और उस मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर कितना है, देखो, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज द एब्सोल्यूट एरर ऑफ दैट मेजरमेंट। कौन सा मेजरमेंट, x का, x1 का मेजरमेंट, उसका एब्सोल्यूट एरर को लिखते हैं डेल्टा x1, क्या है ये, डेल्टा x1, मतलब एब्सोल्यूट एरर विथ x1 इज व्हाट, इज ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितना है x बार माइनस मेजर वैल्यू कितना है x1, सो दिस इज द एब्सोल्यूट एरर एसोसिएटेड विथ x1। उसी तरह डेल्टा x2 क्या होगा, x माइनस x2, ऐसे डॉट 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 डॉट, डेल्टा xn क्या होगा, x माइनस x बार माइनस xn। ये सारे हो गए इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स, x1 के ये, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर ऑफ x2 डॉट डॉट डॉट, एब्सोल्यूट एरर ऑफ xn। हर एक मेजरमेंट के साथ कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट एरर एसोसिएटेड है, वो हम लोग कैलकुलेट किए, ठीक है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा x का बार, डेल्टा x का बार, डेल्टा x का बार क्यों, द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ ऑल मेजरमेंट्स, जितने एब्सोल्यूट एरर्स आए उन सबका एवरेज को क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। और वो कैसे आएगा, ऊपर डेल्टा x1 का मॉड प्लस डेल्टा x2 का मॉड
ऐसे डॉट 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 प्लस डेल्टा एक्स एन का मॉड होल डिवाइडेड बाई एन। मॉड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ओनली पॉजिटिव साइन लेने हैं जब एवरेज कैलकुलेट करते हैं, नेगेटिव लोगे तो जीरो आ जाएगा, है ना। हमेशा क्या लेने हैं, पॉजिटिव लेने हैं मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते टाइम, और इसी तरह से तुम लोगों का क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स बार आ जाएगा, व्हिच इज नोन एज द मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर आया तो बोलेगा सर आप इतने सब काम कर क्यों रहे हैं, ये एब्सोल्यूट एरर, ये मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि मैं बोला देन हम लोग जो रिपोर्ट करेंगे, द थिंग दैट वी विल रिपोर्ट, the thing that we will report in a lab report or in a report that we will submit somewhere, measurement करोगे उसको रिपोर्ट करने की, जो रिपोर्ट करोगे वो कैसा रिपोर्ट करोगे ना, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार, बिकॉज हियर एक्स बार इज द ट्रू वैल्यू एंड डेल्टा एक्स बार इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। This is the way of reporting. This is the way of reporting the measured value. This is the way of reporting the measured value. क्या मेरी बात क्लियर है? कोई भी मेजरमेंट दिया, मैं एग्जांपल करके बताऊंगा, टेंशन मत लो, बट क्या एब्सोल्यूट एरर समझ में आया है? एब्सोल्यूट एरर सबके लिए नहीं होता, इंडिविजुअल के लिए। ये मेजरमेंट के लिए कितना एब्सोल्यूट एरर, फॉर दिस मेजरमेंट व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, फॉर दिस मेजरमेंट व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इज एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल मेजरमेंट, बट मीन एब्सोल्यूट एरर इज फॉर द होल क्वांटिटी। तो सबका मीन निकाला तो एक आया, है ना। तो हाउ इट विल बी रिपोर्टेड और हाउ इट विल बी रिप्रेजेंटेड, एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार इज द करेक्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग द फिजिकल क्वांटिटी। इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, आपको समझना है, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं, आप लिख लीजिए बहुत अच्छे से, फिर हम लोग को मैं एक बढ़िया एग्जाम्पल के साथ मस्त समझाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। लिख लीजिए इसको पहले, हो गया बच्चों। चलो तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे। वो एग्जाम्पल एक्चुअली जेईई मेंस 2000 आई डोंट नो 17 या 18 में आया हुआ था, है ना। सपोज यस जेईई मेंस 2016, है ना। हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे जेईई मेंस 2016। कितना सिंपल एग्जाम्पल है। क्वेश्चन आपका नीचे आ जाएगा अभी, है ना। यहाँ स्क्रीन के नीचे अभी क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, ठीक है, दिख रहा है सबको। हाँ चलो, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, फिर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जेईई मेंस 2016 देखो, और झूठ नहीं है ये सच्ची कि ये आया था। द स्टूडेंट मेजर द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशंस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम 4 टाइम्स, ठीक है। मतलब एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है एक स्टूडेंट, क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, एक सिंपल पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑसिलेशन हो रहा है, उसका टाइम को मेजर कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है, 100 टाइम्स ऐसे ऐसे होने के लिए कितना टाइम लग रहा है। लेकिन वो कितना बार मेजर किया, 4 टाइम्स इज मेजर्ड द टाइम टेक्स टू, मतलब ऐसा 100 बार होने के लिए कितना टाइम लगेगा। एक बार 100 हुआ 100, कितना टाइम लगा, दूसरा बार ऐसे हुआ 100, कितना टाइम, वो 100 ऑसिलेशंस का टाइम मेजर कर रहा है क्लॉक में, ठीक है। जब 4 बार मेजर किया, द डाटा सेट इज 90, 91, 95 एंड 92। मतलब वो 4 मेजरमेंट किया, T1 कितना मेजरमेंट किया 90 सेकेंड, T2 कितना मेजरमेंट किया 91 सेकेंड, T3 कितना किया 95 सेकेंड एंड T4 कितना किया 92 सेकेंड। सिंपल 4 मेजरमेंट वो किया, ठीक है। इफ द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग द क्लॉक इज 1 सेकेंड, मिनिमम डिवीजन टू मेजर। अच्छा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये मिनिमम डिवीजन टू मेजर क्या होता है, क्या होता है मिनिमम डिवीजन टू मेजर, लिस्ट काउंट। क्या होता है लिस्ट काउंट, कितना 1 सेकेंड। अरे कुछ तो बोलो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, है कैमरे के सामने बड़बड़ा रहा हूं मैं, पता नहीं। तो इट टेक्स 1 सेकेंड, लिस्ट काउंट इज 1 सेकेंड। देन क्या बोल रहा है, देन रिपोर्टेड मीन टाइम, रिपोर्ट करो क्या है ना, हमें रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करो भाई साहब। नीचे तो लिखा हुआ है पूरा, देखो तुम्हारा आंसर नीचे लिखा हुआ है, बट मैं तुम्हें एक्चुअली इस क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूं ताकि तुम ऑप्शन भी दिया हुआ है नीचे, देख सकते हो तुम लोग, है ना, ऑप्शन भी है, चूज करना है।
कैसे रिपोर्ट करेंगे ना, इस तरह से रिपोर्ट करेंगे। तो क्या उसके लिए एक्स बार कैलकुलेट करना जरूरी है? तो क्या उसके लिए डेल्टा एक्स बार कैलकुलेट करना जरूरी है? नहीं है। चलो करते हैं, फटाफट से कर देते हैं, काम खत्म कर लेंगे यार। क्या बोलते हो यार, है कि नहीं यार? बोलो यार, मिटा दो। चलो पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? ट्रू वैल्यू, है ना। पहले कैलकुलेट क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू, तभी तो जाके एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे। तो पहला सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहले कैलकुलेट ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, टी बार एवरेज निकालते हैं। और किसका किसका एवरेज? 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92, 4 हो गया तो डिवाइडेड बाई 4। झूठ नहीं पढ़ाता हूं, सच पढ़ाता हूं, सही से पढ़ाता हूं। देख कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 360 प्लस 5 प्लस 2, 7 प्लस 1 8, तो आ जाएगा 368 बाई 4, दैट इज 92 सेकेंड। टी एवरेज आ गया 92 सेकेंड। अब क्या कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा T1, है ना, वो होगा टी बार माइनस T1। टी बार कितना? 92 माइनस T1, T1 कितना? T1 कितना? 90, तो 92 माइनस 90 कितना? 2 सेकेंड। उसी तरह डेल्टा T2 कैलकुलेट करो। डेल्टा T2 कितना है? 91 है, तो आएगा 1 सेकेंड। फिर ये कितना है? 95 है, 95 है तो डेल्टा T3 क्या आ जाएगा? माइनस 3 सेकेंड। फिर डेल्टा T4 कितना आएगा? डेल्टा T4 आएगा 0 सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है ना, डेल्टा टी बार मतलब डेल्टा टी मीन। डेल्टा टी मीन कैसे निकालेंगे? डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4, सबका मॉड डालना है। मैंने पहले ही बताया था, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, ऑलराइट, बाई 4। देखो इसका पॉजिटिव वैल्यू कितना है? 2 1, ये तो नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा 3, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 बाई 4, 6 बाई 4 इज हाउ मच? 6 बाई 4 इज हाउ मच? 3 बाई 2, दैट इज 1.5 सेकेंड। ठीक है, एक गलती हुआ है बच्चों, ये -3 नहीं है, ये 95 है ना, तो दिस इज -5 एक्चुअली, इसीलिए मेरा गड़बड़ हो गया। 5 हो जाएगा तो 5 और ये 3, 2 प्लस 1 3 प्लस 5 8, है ना, ये हो जाएगा 8 बाई 4, 8 बाई 4 विल बी 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब जो रिपोर्ट करेगा ना बच्चों, ध्यान से सुनना, रिपोर्ट क्या करेगा वो ना, तुम्हें लगेगा कि ये जो आया एरर कितना आया? 2 सेकेंड। लेकिन मैं तुम लोगों को पहले ही बोला था कि लीस्ट काउंट की वजह से जो एरर होता है वो बाय डिफॉल्ट वो जिंदगी भर रहता है। ठीक है, तो कोई बच्चा बोला कि सर 92 हो गया ट्रू वैल्यू प्लस माइनस, सर हमारा ये जो एवरेज आया ये कितना आया? 2 सेकेंड आया, तो 2 लिखेंगे। कोई बोलेगा कि सर ये तो एरर अभी आया, ये 1 सेकेंड तो पहले सही था, तो हम लोग 92 प्लस माइनस 3 लिखते हैं। ऑप्शन में दोनों है क्या? दोनों है क्या? देखो दोनों है। ऑप्शन ऐसे ही जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन तुम्हारे लिए आसानी, तुम्हारे लिए डिफिकल्ट कर देगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लैरिटी में क्या बोल रहा है कि लीस्ट काउंट जो है भाई वो रहता ही रहता है, कोई नहीं रख सकता उसको। और ये जो आया दिस इज कमिंग ड्यू टू द रैंडम एरर्स, दिस इज कमिंग ड्यू टू द, ये जो पूरा मेजरमेंट हुआ है किसके वजह से? रैंडम एरर्स की वजह से। मैं बोला था हम लोग ये सब कर रहे हैं कि रैंडम एरर को कम करें, फिर भी एरर आया कितना? रैंडम एरर आया इतना 2 सेकेंड। तो कोई बोले कि खाली 2 लिखेंगे कि 2 प्लस 1 3 लिखेंगे, बोलो। तो मैं बोला एक्चुअली में ये जो लिखते हैं ना प्लस माइनस करके, दिस रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। डेल्टा टी बार रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं बोला कि रैंडम एरर की वजह से 2 सेकंड का एरर आ रहा है, तो उसके अंदर तो 1 सेकंड का एरर हो रह गया। 2 सेकंड के अंदर 1 सेकंड का एरर तो रह गया ना यार, 1 सेकंड एरर 2 सेकंड के अंदर ही आ गया, तो ये 1 सेकंड इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गया है, तो हमें 1 सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है, खाली क्या लिखेंगे? दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। तो हम लोग यहां से क्या सीखे? ट्रिक। हम लोग यहां से एक ट्रिक सीखे। क्या ट्रिक सीखे? सुनो ना, जो भी हाईएस्ट होगा डेल्टा टी बार मतलब जो मीन एब्सोल्यूट एरर और लीस्ट काउंट एरर में से जो भी ज्यादा होगा वही हमारा एरर में लिखा जाएगा। द मैक्सिमम ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर
मीन एब्सोल्यूट एरर एंड लिस्ट काउंट इज रिपोर्टेड। हमें रिपोर्ट क्या करना चाहिए, ये ट्रिक मतलब भूलना मत जिंदगी में, क्योंकि सोचो कोई बच्चा कितना कंफ्यूज हुआ होगा अगर वो ये नहीं समझा होगा कि हमें इन दोनों का मैक्सिमम लिखना है, जो ज्यादा है उसको लिखो, दोनों का ऐड करके नहीं, क्योंकि ये है और ये भी है, बट जो मैक्सिमम है उसके अंदर तो ये आता ही है, हमें प्रॉब्लम ही कुछ नहीं। समझ में आया मेरी बात, समझ में आया मेरी बात। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 2016 जेईई मेंस का क्वेश्चन, वेरी इजी। और इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग एक ट्रिक सीखे कि जब भी हमें लिस्ट काउंट एरर और ये मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करें, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा हमें रिपोर्ट में हमेशा वो ही डालना है। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों, अच्छे से क्लियर है, देख लो ध्यान से, क्लियर है पूरा। चलो अब इसको अच्छे से उतारो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन का। हो गया, हो गया क्या बेटा। तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर और एब्सोल्यूट एरर, और उसी से रिलेटेड जेईई का एक क्वेश्चन हम लोग कर लिए, है ना। उसके बाद है रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। सिंपल सी बात है, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर या फिर कोई कोई इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, है ना, कोई कोई इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं इसको। इसका डेफिनेशन क्या होता है, लिखते हैं डेल्टा एक्स परसेंटेज, सॉरी डेल्टा एक्स बाई एक्स, x1 तो x1, ये हो गया, दिस इज द रिलेटिव एरर ऑफ x1, रिलेटिव एरर ऑफ x1, दिस इज द रिलेटिव एरर ऑफ x1। क्लियर है मेरी बात, डेल्टा x1 बाई x1 इज द रिलेटिव एरर। परसेंटेज अगर बोलेंगे तो परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर को इससे लिखते हैं डेल्टा x1 बाई x1 इंटू 100, ये हो गया मेरा परसेंटेज एरर, ये हो गया मेरा रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। कुछ खास बात है नहीं इसमें, आप लोग आराम से कर सकते हो। व्हाट इज द रिलेटिव एरर, व्हाट इज द, इसका डेफिनेशन बोलेगा तो डेफिनेशन भी लिख सकते हो आप लोग। डेफिनेशन ऐसा है कि एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर बाई मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, ये हो गया उसका डेफिनेशन और ये हो गया उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका। सिंपल सी बात है, हमें इसमें टेंशन भी नहीं है, हम इसको करते भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो बच्चों अभी हम लोग क्या सीख लिए, हम लोग एरर का कैलकुलेशन सीख लिए, कोई भी क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी सीख लिए। अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे और इसमें से क्वेश्चन जो इसमें से जो क्वेश्चन है ना वो पूरा भर भर के आते हैं। मैं आपको जब एग्जाम्पल कराऊंगा अभी IIT का, जेईई मेंस का, जेईई एडवांस का, नीट का, एम्स का, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे आज, है ना, पूरा जम के बहुत सारे। देखो इसीलिए मैं बिताते टाइम तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। वो पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रोपागेशन ऑफ एरर्स, प्रोपागेशन ऑफ एरर्स। प्रोपागेशन क्या बोलते हैं, प्रोपागेशन ऑफ एरर्स, कोई कोई इसको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स भी बोलते हैं। इसको कोई कोई कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स भी बोलते हैं, ठीक है, कोई कोई इसको अलजेब्रा भी बोलते हैं, अलजेब्रा ऑफ एरर्स, ठीक है। इस तरह से कई नाम से जाने जाते हैं, बट अगर इंपोर्टेंस की बात करूं तो तुम लोग दो भी लिख सकते हो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। फॉर जेईई एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मैं आज तुम लोगों को पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा जब इतने सारे जेईई लेवल के, तब आपको पता चलेगा कि रियलिटी में इस चैप्टर का वेट, मतलब इस टॉपिक का इंपोर्टेंस कितना ज्यादा है, ठीक है। ये क्या बोलता है, जब भी हम कोई क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई डिवीजन करेंगे तो क्या है, ठीक है। तो क्या बोला गया, मैं पहले लिख देता हूं, फॉर ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग एडिशन
एंड सब्सट्रैक्शन, चाहे तुम एडिशन करो या चाहे तुम सब्सट्रैक्शन करो, दोनों में कुछ फर्क नहीं है। एडिशन कर रहे हो या सब्सट्रैक्शन कर रहे हो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही केस में क्या करेंगे ना, द एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड, द एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड। एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड, सिंपल सी बात, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, मान लो कि मैंने R1, मान लो कि टू रेजिस्टेंस मेजर किया, मैं दो रेजिस्टेंस मेजर किया। ऐसे काम करता हूं, ये क्वेश्चन है यहां पे, अगर मेरे पास होगा तो मैं दिखाता हूं आपको। नहीं है इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। सपोज दो रेजिस्टेंस को मेजर किया तो R1 आया कुछ ऐसा, देखो कैसा आया ना, सपोज 2.32 प्लस और माइनस 0.11, ठीक है, ऐसा आया। और एक रेजिस्टेंस मेजर किया R2, इसमें कितना आया, इसमें मेजर किया तो आया 5.18 प्लस माइनस 0.33, ठीक है, समझ में आ गया। तो वो बोला कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब हम सीरीज में कनेक्टेड करेंगे तो उनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। याद करो, सीरीज में हम लोग का जो आर इक्विवेलेंट आता है, क्लास 10 में पढ़े होंगे, वो कैसे आता है सीरीज में, दोनों को ऐड कर दो, R1 प्लस R2, तो क्या दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, यस ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे ना, पहले लिख दो 2.32 प्लस माइनस 0.11 प्लस R2 5.18 प्लस माइनस 0.33, ठीक है। इसमें क्या करो ना, सिंपली जो क्वांटिटी है ये दोनों को तो ऐड कर दो सिंपली, है ना, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 2.32 प्लस 5.18, ये हो गया हमारा मेन चीज। उसके बाद एरर, प्लस माइनस एरर को 0.11 प्लस 0.3, एब्सोल्यूट एरर्स, बिकॉज दीज आर द एब्सोल्यूट एरर्स जो कि हम लोग लिखते हैं। मेन एब्सोल्यूट एरर निकला होगा, बट है तो एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर, ये भी एब्सोल्यूट एरर, सो दिस एब्सोल्यूट एरर ऐसे एंड दिस इज क्लियर है। अब इसको तुम लोग ऐड कर दोगे तो फाइनली ये बन जाएगा 5 + 2 7, 7 और ये 5, तो ये बन जाएगा 7.50 प्लस माइनस, इधर बन जाएगा 0.11 प्लस 0.33, तो बन जाएगा 0.44, ठीक है, ये बन गया मेरा। अब अगर इसमें मान लो तुम्हें क्वेश्चन में और भी पूछ लेता कि परसेंटेज एरर ऑफ आर इक्विवेलेंट, परसेंटेज एरर आर इक्विवेलेंट में कितना परसेंटेज एरर है, तो उसका डेल्टा आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है 0.44 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है 7.50। परसेंटेज एरर चाहिए तो यहाँ पे 100, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे 100, तो इसका आंसर निकालो, जो भी आएगा दैट इज द परसेंटेज एरर, जो भी आंसर आएगा दैट इज द परसेंटेज एरर। क्लियर है बच्चों, सबको क्लियर है। अब सोचो इसमें अगर पूछता कि फाइंड वैल्यू ऑफ R2 माइनस R1, ये तो मैं सीरीज के लिए बोल दिया, मैं सब्सट्रैक्शन भी सिखा देता हूं। सपोज R2 माइनस R1 निकालने के लिए आपको बोल दिया होता, फ्रॉम द सेम गिवन सेट ऑफ डाटा फाइंड द वैल्यू ऑफ R2 माइनस R1, देन व्हाट यू वुड हैव डन, R2 माइनस R1 मतलब यू विल राइट R2 माइनस R1 इक्वल टू, सी R2 इज 5.18 प्लस माइनस 0.33 माइनस 2.32 प्लस माइनस 0.11, ऐसे लिखेंगे। जो नॉर्मल क्वांटिटीज है, ये वाले क्वांटिटीज है ना, द वैल्यूज उसको क्या करेंगे माइनस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो क्या करेंगे 5.18 माइनस 2.32, इधर आएगा, इधर प्लस माइनस, हम क्या करते हैं ना, द एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड। तुम एडिशन करो तो भी ऐड करोगे,
सब्सट्रैक्शन करो तो भी ऐड करोगे। तो द एरर्स आर ऑलवेज एडेड, द एरर्स आर ऑलवेज एडेड, दे आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, बिकॉज एरर बढ़ता है, एरर कभी कम नहीं होता है भाई साहब, एरर हमेशा बढ़ता है। सो वेदर यू डू द एडिशन यू विल डू इट, I mean add the absolute errors, whether you do the subtraction you will also add the absolute error. That is the rule, that is the rule for propagation of errors, that when two quantities are added or subtracted their absolute errors are always added, even they are subtracted, क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करो। जैसे यहाँ पे 5.18 और 2.32 को मैं सब्ट्रैक्ट किया, बट उनका जो एरर था 0.33 और 0.11 उसको मैंने ऐड ही किया हूं, देख लो आप। क्लियर है बच्चों? क्या पहला वाला मैंने आपको समझा पाया हूं? क्या आपको समझ में आया है मैं कैसे समझाया कि जब भी दो क्वांटिटी ऐड होंगे तो क्या होगा, उसके बारे में और उसके एग्जाम्पल। क्लियर है पूरा? चलो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल है ना, आप लोग सब स्क्रीन पॉज करके लिखना है इसको, मैं आगे बढ़ रहा हूं। दूसरे में क्या बोलता है? दूसरे में बोलता है ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होगा तो क्या होगा, देन एरर्स आर, देन the relative errors are added, the relative errors are added, ये बोला गया। ऑलराइट, the relative errors are added, जब हम मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करेंगे तो रिलेटिव एरर को ऐड करेंगे। कैसे? एग्जांपल के थ्रू ही तो सब समझ में आएगा भाई। मैं देखता हूं यहां पे अगर कोई एग्जांपल है तो मैं आपको बता दूंगा फटाक से। अच्छा यहां पे काम करो, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, बात तो एक ही है ना यार, एरर्स आर एड, रिलेटिव परसेंटेज दोनों ऐड होते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। देखो यहां पे दिया रहना चाहिए, हाँ ठीक है, हाँ दिया है द लेंथ ऑफ ए क्यूब, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बोल देता हूं, कोई एक रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो है L इक्वल टू 3.56 प्लस माइनस 0.11 और जो ब्रेथ है B वो है 2.18 प्लस माइनस 0.41, सब ऐसा देख लो। ठीक है, पहले बताओ हमारा एरिया जो होगा, एरिया क्या होगा, एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। हमारा क्या बोलता है ना, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में द रिलेटिव एरर्स आर एडेड, मतलब डेल्टा ए बाई ए, रिलेटिव एरर इन ए, दिस व्हाट इज दिस, दिस इज relative error in A, relative error in A, एरिया के लिए रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल्टा L बाई L प्लस डेल्टा B बाई B, क्योंकि रिलेटिव एरर को ऐड करते हैं इसीलिए A इंटू डेल बी इक्वल टू डेल्टा L बाई L प्लस डेल्टा B बाई B। अब यहां से लिखते हैं L कितना है, L का वैल्यू है 3.56 और डेल्टा L का वैल्यू कितना है 0.11, यहाँ पे B का वैल्यू कितना है 2.18 प्लस माइनस 0. मतलब डेल्टा B का वैल्यू है 0.41 और A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है L इंटू B, L इंटू B का मतलब 3.56 इंटू 2.18। इसको सॉल्व करो कितना आता है, मुझे नहीं पता, यहां पे मैं कर देता हूं 356 इंटू 218, 800 को 8
ये आया 1 2 3 4 7.7668 है ना, ऐसा 08 यह आया 7.7608। बट सिग्निफिकेंट फिगर याद रहना चाहिए आपको। सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोलता है ना, मल्टीप्लीकेशन के टाइम जितने कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गए वही रहना चाहिए। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3, तो हमारे भी कितने रहना चाहिए 3। तो क्या राउंड ऑफ मुझे यहां से करना पड़ेगा, तो वैसे भी 0 है तो कोई टेंशन नहीं है, मेरा आंसर आ गया 7.76। तो क्या मुझे सारे चीज मिल गए, देयरफॉर सारी चीज मुझे मिल गए, देयरफॉर मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। इसमें फॉर्मूला डाल दो, हमारा सारा वैल्यू दिया हुआ है। डेल्टा एल बाई एल कितना है 0.11 बाई एल 3.56 प्लस डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा बी कितना है 0.41 बाई बी, बी इज 2.18 इक्वल टू डेल्टा ए हमें नहीं पता है डिवाइडेड बाई ए, एरिया कितना आ गया 7.76। तो क्या यहां से आप लोग डेल्टा ए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द एरर इन एरिया, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन एरिया। अगर रिलेटिव सिंपली अगर तुम्हें पूछता है कि रिलेटिव एरर, तो ये हो जाएगा, खाली इसका और इसका वैल्यू कैलकुलेट कर दो तो खत्म, ए का वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ता है कि नहीं। अगर खाली पूछता है कि व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन है, तो डेल्टा एल बाई एल डाल दो, डेल्टा बी बाई बी डाल दो, आंसर आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट, got my point? So this is how we are doing. Now whenever we are multiplying two quantities or whenever we are dividing two quantities, then always their relative errors or percentage errors are added. Alright बच्चों, now suppose here I will give you another example. आप इसको मिटा दो पहले, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं। चलो एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन आपके नीचे आ जाएगा अभी, है ना। मैं इसको मिटा देता हूं और एक एग्जांपल इसी का करते हैं, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नीचे आ गया होगा, देखो सब लोग पढ़ लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को पढ़ लो सब लोग, क्वेश्चन को पढ़िए। क्या बोल रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज, भी का वैल्यू दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भी, है ना, पहले पढ़े हो क्लास 10 में थोड़ा सा। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है v इक्वल टू 8 प्लस माइनस 0.5, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट दिया है I कितना दिया है ना 2 प्लस माइनस 0.2, ठीक है, ये दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम, वैल्यू ऑफ R पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ R। वी नो v इक्वल टू IR, तो R इक्वल टू क्या हो गया v बाई I, है कि नहीं। R इक्वल टू क्या हो गया v बाई I। तो हम लोग क्या करेंगे ना, डेल्टा आर बाई आर लिखेंगे, डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू डिवाइड होता है तो भी रिलेटिव एरर आर ही होते हैं, डेल्टा बी बाई भी प्लस डेल्टा आई बाई आई। अब सारे वैल्यू लिखते हैं। डेल्टा भी कितना है, डेल्टा बी है 8, सॉरी डेल्टा बी है 0.5, सो 0.8 डेल्टा बी बाई भी कितना है 8 प्लस डेल्टा आई बाई आई, डेल्टा आई मतलब एरर कितना है 0.2 बाई आई, आई कितना है 2 इक्वल टू इधर डेल्टा आर बाई आर, आर का वैल्यू निकालते हैं पहले। आर का वैल्यू है v बाई आई, v कितना 8 बाई आई कितना 2, 8 बाई 2 कितना 4, तो आर का वैल्यू आ गया 4। तो डेल्टा आर बाई 4 इक्वल टू दिस, है कि नहीं, ये 0.5 है सर, हाँ 0.5 बाई दिस। और अब इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 0.25 प्लस इधर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 0.4, अरे 4 2, हाँ सही तो 0.25 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा 0.65। ये आ गया तुम्हारा डेल्टा आर, क्या आ गया डेल्टा आर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 0.65, ओके। एक्चुअली इतना जरूरत नहीं था, है ना, परसेंटेज में लिखा है वो, क्या लिखा है परसेंटेज में। तुम्हारा एरर कितना आ गया, इतना जरूरत नहीं है वैसे, 0.65 आया और ये, तो परसेंटेज एरर क्या लिखोगे, देयरफॉर परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज दिया, परसेंटेज एरर कितना है ना डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, डेल्टा आर कितना है 0.65 बाई नीचे कितना दिया है 4 इंटू 100, तो कितना हो गया 65 बाई 4,
65/4 is how much? It is 16.25 ohm percent. 16.25%. तो योर आंसर इज, देखो फाइनल आंसर क्या बना, कहां लिखूं बोलो? फाइनल आंसर यहां पे लिखता हूं। आंसर, फाइनल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 4 ± 16.25%. आई थिंक इट इज द ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. समझ में आया? तुम्हें डेल्टा आर कैलकुलेट करने से खाली नहीं होता है. जैसे इस क्वेश्चन में तुम्हें ऑप्शन में परसेंटेज एरर दिया था, तो तुम परसेंटेज एरर कर सकते हो. ऑलराइट. और एल्स यू कैन आल्सो सॉल्व इट सिंपली बाय एडिंग द परसेंटेज एरर. फॉर एग्जांपल, ये नॉर्मल मेथड एवरीबॉडी गॉट इट. इसको ना और एक तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं. कैसे बताता हूं? देखो, हमें पता है वी नो, और एक आंसर करता हूं. वी नो परसेंटेज आर इक्वल टू वी बाई आर. तो मैंने क्या बोला था? रिलेटिव एरर भी ऐड होते हैं. द रिलेटिव एरर भी ऐड होते हैं, परसेंटेज एरर भी ऐड होते हैं. तो मैं क्या लिखूंगा? परसेंटेज एरर इन आर इक्वल टू परसेंटेज एरर इन वी प्लस परसेंटेज एरर इन आर. है कि नहीं बोलो? सिंपली मल्टीप्लाई करो या डिवाइजन करो, परसेंटेज एरर तो ऐड होते हैं. और परसेंटेज एरर हमें ये चाहिए, है कि नहीं? हमें ये चाहिए. तो डेल्टा आर परसेंटेज हमें चाहिए इक्वल टू डेल्टा वी परसेंटेज. कैसे निकालेंगे? डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 प्लस इसको कैसे निकालेंगे? डेल्टा आई बाई आई इंटू 100. डेल्टा वी 0.5 बाई 8 इंटू 100 प्लस 0.2 बाई 2 इंटू 100. क्या डायरेक्टली आंसर आ जाएगा? कैसा आंसर आ जाएगा? डायरेक्ट ये आ जाएगा 50/8 प्लस ये आ जाएगा सिंपली 0.1 तो 10. ठीक है? 50/8 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6.25 प्लस 10. तो क्या आ गया? 16.25%. ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हो. दोनों ही मेथड सही है. उसमें डेल्टा आर निकलते हैं, थोड़ा लंबा होता है. यहाँ पे डायरेक्टली परसेंटेज एरर को ऐड कर देते हैं. और क्या क्लियर है बच्चों? एक मल्टीप्लीकेशन का एग्जांपल कराया और एक डिवीजन का एग्जांपल कराया, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी से समझ में आए कि हम लोग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के टाइम हम लोग कैसे एरर्स को जोड़ते हैं. टेंशन मतलब ढेर सारे और एग्जांपल कराऊंगा, जेई के क्वेश्चन कराऊंगा. इसके बाद हम इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. आप इसको अच्छे से लिख लीजिए. ठीक है? ठीक है बच्चों. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग सीख लिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए सीख लिए. कभी कभी क्या होता है ना, मान लो कि ऐसे x इक्वल टू कोई क्वांटिटी है जो कि a का पावर p प्लस इंटू b का पावर q बाई c का पावर r. ऐसे भी दे देते हैं. ऐसे फॉर्मूले होते भी है कि नहीं? एग्जाम्पल बहुत सारे हैं. आई टेल यू. सो सपोज एनी फॉर्मूला इज गिवन लाइक दिस, देन व्हाट विल हैपन? नाउ यू कैन राइट delta x by x equal to the relative error in x equal to power is p times delta a by a plus q times delta b by b plus r times delta c by c. मतलब कि चाहे मल्टीप्लाई करो या चाहे डिवाइड करो, एरर तो हमेशा आर ही होंगे. इसीलिए c का पावर नीचे हो r या c अगर ऊपर होता r, तब भी हम लोग उसको ऐड ही करते. b ऊपर है तो भी ऐड किया, c नीचे तो भी ऐड ही किया. ये बात पे आपको कंसंट्रेट करना है हमेशा, कि हमारा इस तरह से कोई भी गलती ना हो कि हम लोग कहीं पे प्लस के बदले माइनस लिख दें. सो दिस इज वन ऑफ द रूल्स जो आप लोगों को सीखना था पावर के टर्म्स में, है ना? पावर के टर्म्स में अगर हम लोगों को पता होगा तब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कोई भी चीज का. ठीक है? जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको. एक एग्जांपल बताता हूं. सपोज यहां पे बताता हूं, छोटा सा एग्जांपल है ना? एग्जांपल टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकाले थे हम लोग, आपको याद है? या फिर इसको मैं मिटा देता हूं. ठीक है? इसको मिटा देता हूं. नीचे वाला आप तीनों एग्जांपल लिखिए, फिर मैं इसका ऊपर दो को मिटा के एक एग्जांपल कर रहा हूं. ठीक है? एक एग्जांपल करा रहा हूं आपको.
मान लो कि बोला हम लोग सिंपल पेंडुलम मेजर कर रहे थे, ठीक है, किसी का सिंपल पेंडुलम मेजर कर रहे थे, है ना। द टाइम पीरियड, एग्जाम्पल, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड, कितना आया ना, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम आया 2.35 प्लस माइनस 0.10, ये आया हमारा टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, if the length of the string is 1.25 plus minus 15 meter इतना सेकेंड, then what is the error in G, error in स्मॉल जी में एरर कितना होगा। और हम लोगों को ऐसे बोला गया कि 2.35 और 0.10 आया, ऐसे ऐसे, ठीक है। और द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1.25 प्लस माइनस 1.15 है, 0.15, ठीक है, 0. तो जी, तो पहले तो हम लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला गिवन होता है क्वेश्चन में, टेंशन मत लो। T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L बाई जी, 2 पाई रूट ओवर L बाई जी। हमें किसमें एरर फाइंड आउट करना है? जी में। किसमें एरर फाइंड आउट करना है? जी में एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। जी में एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैं कुछ भी डाटा लिया हूं, जी का वैल्यू एग्जैक्टली वही आएगा बोल के गारंटी नहीं है। मैं आपको बस क्वेश्चन कराना चाह रहा था, इसीलिए लिया हूं। तो डाटा थोड़ा इधर उधर भारी हो सकता है, थोड़ा भारी होगा, क्योंकि वो 2 सेकंड और ये 1 सेकंड होता तो सब सही होगा, ठीक है। या तो कर लो इसको, यार इसको ना 2.00 कर लो, इसको 1.00 कर लो, यार अच्छा है, मेरे लिए ही अच्छा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से जी निकालते हैं। तो इधर कर देंगे टी स्क्वायर, इधर 4 पाई स्क्वायर और इधर एल बाई जी। तो जी का वैल्यू आ गया 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, ठीक है। क्या ऊपर नीचे पावर दिख रहा है? नहीं, यस सर। तो हम लोग क्या लिखेंगे ना, डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू, ध्यान से सुनो, 4 और पाई स्क्वायर, ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। 4 एंड पाई स्क्वायर आर कॉन्स्टेंट्स, और कोई भी कांस्टेंट का कुछ एरर नहीं होता है, दे आर नो एरर। मेजर्ड वैल्यू थोड़ी है, पाई को मेजर कर रहा है क्या जाके, 4 को मेजर कर रहा है, वो तो फॉर्मूले में है। सो दे आर कांस्टेंट वैल्यूज, और कांस्टेंट वैल्यू में कोई एरर नहीं होता है, क्लियर है। तो अब क्या होगा हमारा ना, 4 और पाई स्क्वायर को छोड़ के एल और टी बचा, तो एल को क्या लिखेंगे? डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि उसका पावर 1 है। टी नीचे है, पावर 2 है। नीचे रहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम प्लस ही लिखेंगे, लेकिन 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी लिखेंगे, है कि नहीं बोलो, है कि नहीं बोलो। पूरा सिंपल सी बात है। और जी की वैल्यू कितनी आएगी पहले कैलकुलेट कर देते हैं। जी की वैल्यू कितनी आएगी? जी की वैल्यू आएगी 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एल। एल का वैल्यू कितना है? 1 बाई टी, टी का वैल्यू कितना है? 2। तो 2 और 2 इधर कैंसिल हो गया, तो जी का वैल्यू कितना आ गया? 2, सॉरी टी स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर, तो ये 4 और 4 पूरा कैंसिल हो गया। आंसर आ गया, जी का वैल्यू आ गया पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर मतलब 3.14 का होल स्क्वायर, तो अप्रोक्सीमेटली 10 आएगा ये, है ना। कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास आएगा ये जी का वैल्यू, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली 10, तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 3.14 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई कर दो, है ना। पाई का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 9.8 आता है, 9.82, ठीक है, 9.82 आएगा आसपास, मान लो 9.82। तो मतलब राउंड ऑफ कर देंगे, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करना होगा। डेल्टा क्या हो गया? डेल्टा जी बाई जी, डेल्टा जी हमें चाहिए, तो डेल्टा जी बाई जी का वैल्यू 9.82 इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, दैट इज 0.15 डेल्टा एल बाई 1 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी, दैट इज 0.1 बाई 2.0। अगर इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या वैल्यू आ जाएगा? डेल्टा जी का वैल्यू आ जाएगा।
क्लियर है बच्चों? तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं ना, इसी तरह से हम लोग डिफरेंट फॉर्मूले के अंदर एरर्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर है? इसी तरह से सिंपल फॉर्मूला लगाए। जैसे यहां पे मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स हैं, मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स करवाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, जेईई मेंस 2017 है ना, यस, जेईई मेंस 2017 क्वेश्चन आपके नीचे आ जाएगा, मैं मिटा देता हूं उसको। जेईई मेंस 2017 का ये क्वेश्चन है, देखिए। जेईई में क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे, आप देख लीजिए, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूं, है ना। टी का फॉर्मूला दिया है, ये 2017 जेईई मेन का सवाल है। क्वेश्चन नीचे आ रहा है सबका, है ना, स्क्रीन के नीचे आ रहा है क्वेश्चन, देखो। और मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं, P इक्वल टू RH/G बाई 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ये सब छोड़ो, मुझे क्या चाहिए, द पॉसिबल एरर इन टी सरफेस टेंशन, इसमें एरर चाहिए। तो डेल्टा टी बाई टी लिखूंगा इस साइड, क्योंकि मल्टीप्लाई है। इधर देखो, ये 2 गया, ये 10⁻³ गया, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स है और कॉन्स्टेंट्स के कोई एरर नहीं होते हैं। बाकी जो है वो मल्टीप्लाइड है, पावर तो सबका 1 है, पावर रहता तो पावर मल्टीप्लाई करता, पावर नहीं है कुछ भी, तो डायरेक्टली क्या लिखूंगा, डेल्टा स्मॉल r बाई r प्लस डेल्टा h बाई h प्लस डेल्टा d बाई d। ये 2017 का जेईई मेन का इतना आसान सवाल है, देख लो। डेल्टा टी बाई टी, और टी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। पहले सारा वैल्यू लिख दो, क्या क्या वैल्यू दिया है। हाँ, डायमीटर ऑफ द कैपिटल डी का वैल्यू दिया है 1.25 इंटू 10⁻⁻²। फिर एच दिया है, एच दिया है कितना, 1. ये आर एक की रो है, अच्छा डायमीटर देखो, टन मीटर, ये 1.45 इंटू 10⁻⁻² मीटर, और जी का वैल्यू दिया है 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब बच्चा टेंशन हो गया देख के, मैं पहले ही समझाया, बच्चा देखे टेंशन हो गया कि सर इसमें तो एरर है ही नहीं, प्लस माइनस तो है ही नहीं। जनरली अभी तक जो क्वेश्चन दे रहे थे उसमें एरर लिख रहा था ना कि दिस इक्वल टू प्लस माइनस दी, दिस इक्वल टू प्लस माइनस दी। अभी लेकिन एरर दिया नहीं है, अभी डायरेक्ट दे दिया है, देखो। तो हमें एरर लिखना आना पड़ेगा। कैसे एरर लिखेंगे, देखो, डेल्टा डी इतना हो गया, अगर डी डायमीटर है, डी जो है वो क्या है, डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा 1.25 का आधा। 1.25 का आधा कितना होता है, बोलो, 1.25 बाई 2, 1.25 का आधा कितना होता है, बताओ यार, 62.5, मतलब सॉरी 6.25 मतलब 0.625, ठीक है, 0.625, ओके। अब आर का वैल्यू 0.625 अगर होगा तो इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ कैसे करते थे, याद करो, 5 के पास तो और कुछ है नहीं, 5 के पास 0 हो गया एक्चुअली, तो जब 0 हो गया तो हम लोग ऑड इवन देखेंगे। अगर इवन है तो क्या कर देंगे, और ऑड है तो क्या कर देंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद ऑड है तो हम लोग +1 करते हैं, और इवन है तो जैसे तैसे रखते हैं, या इवन होता है तो +1 करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 0.63, है ना, राउंड ऑफ कर दिया मैंने रेडियस को। चलो, अब राउंड ऑफ कर दिया है तो मुझे राउंड ऑफ में दिख रहा है कि डेसिमल के बाद 2 है, तो इसमें जो एरर आएगा डेल्टा आर, वो कितना आएगा, सोच, डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा आर की वैल्यू आएगी 1.25, मतलब यहां पे 2 डेसिमल तक, तो इसका लिस्ट काउंट हो गया 0.01। मैं बोला ना, जब एरर नहीं देता है तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक एरर है, कौन सा वाला एरर, लिस्ट काउंट वाला है। तो अगर इसका मेजरमेंट 0.63 हुआ, इसका मतलब इंटू 10⁻² है,
तो जो डेल्टा आर आएगा वो इसका लिस्ट का लिस्ट काउंट आएगा। लिस्ट काउंट कितना है इसका, देखो डबल जीरो है तो इसका भी लिस्ट काउंट कितना होगा, डेल्टा जरूर नहीं है, डेल्टा आर को मिलेगा एच, डेल्टा एच देखो डेल्टा एच कितना होगा, इसका लिस्ट काउंट 0.45 मतलब फिर से 0.01, जी का 9.80 तो कोई बोला सर डेल्टा जी इक्वल टू 0.01। मैं बोला ऐसे थोड़ी होता है, ये गलत है, ये कभी लिख मत देना गलती से, इट इज रॉन्ग, बिकॉज इसका वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होता है, वैल्यू इज कांस्टेंट। हम जब मेजर करते हैं तो अलग बात है, एरर आएगा, बट जब गिवन होगा ना तब जी में एरर लिखना भी मत। नेवर राइट द एरर इन स्मॉल जी इफ यू आर यूजिंग इट इन ए फॉर्मूला, बट इफ यू आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ जी देन यू मे गेट सम एरर। क्या मेरी बात क्लियर है? जब भी जी, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, उस वाले क्वेश्चन में हम जी का वैल्यू मेजर कर रहे थे तो एरर आया, बट यहां पे हम जी का वैल्यू मेजर कर नहीं रहे, हम जी का वैल्यू पुट कर रहे हैं जो कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और उसका वैल्यू है 9.80 मीटर, इसीलिए उसमें कुछ भी एरर नहीं होगा। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, 0, नो एरर, वैल्यू इज कांस्टेंट देयरफॉर नो एरर। ये समझने वाली बात थी इसमें, इसीलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। क्लियर है? अब सारी चीजें पता है, यहां पे लिख दो सीधी, डेल्टा टी बाई टी, टी का पता नहीं है हमें, टी का वैल्यू ढूंढ लेते हैं, टी का वैल्यू कितना है आर, आर का वैल्यू 0.63 इंटू एच, एच का वैल्यू 1.45 इंटू जी, जी का वैल्यू 9.80 बाई 2। ठीक है, तुम लोग कैलकुलेट करना इसको कितना आता है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, कैलकुलेट कर देना जो भी आ गया यहां पे डाल देना डेल्टा टी, टी का वैल्यू, डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर कितना है 0.63 इंटू 0.01 बाई 0.63 प्लस डेल्टा एच बाई एच कितना है 0.01 बाई 1.45 प्लस डेल्टा जी बाई जी कितना है 0। तो डेल्टा टी बाई तुम्हें क्या पूछा है, व्हाट इज द पॉसिबल एरर, परसेंटेज में दिया है, क्वेश्चन परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में दिया है तो इधर कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इक्वल टू दिस इंटू 100। अब दिस को सॉल्व करो, दिस को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/63 और ये आ जाएगा 1/145, है ना। इसको सॉल्व करो, जो भी आएगा आंसर उतना परसेंटेज, ये आंसर है। मैं चाहे तो कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं कर देता, तुम्हें कैलकुलेटर से नहीं करना है, तुम्हें रियल में करना है, क्योंकि तुम लोगों को तो जरूरत पड़ेगा ना एग्जाम में, मुझे थोड़ी एग्जाम है। क्लियर है? तो ये 2017 जेईई मेंस का क्वेश्चन और मस्त क्वेश्चन, पूरा बिंदास शानदार क्वेश्चन जो हम लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर है बच्चों? आप अच्छे से क्वेश्चन को लिखें, कैसे कैसे निकाला दिखें, क्या कॉन्सेप्ट बताया, ट्रिक उसको याद रखें ताकि आगे सवाल में आप कभी भी गलत ना करें। क्लियर है? इसको अच्छे से लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़े। लिख लो इसको फटाफट। ओके बच्चों, अभी हम लोग एक सवाल लेके आए हैं जो कि जेईई एडवांस का है, आईआईटी का सवाल है, माना मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है ना। नीचे आ गया होगा सवाल, सब लोग देख लो, देख के डरने की जरूरत नहीं है, ये दिखते खतरनाक है बट है सबसे इजी, है ना। जो पढ़ रहे थे उसी के ऊपर सवाल है, सबको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सर मेडिकल का प्रिपेयर कर रहा हूं तो मेरा आईआईटी का कहां से करूंगा, ऐसा नहीं सोचना है ना। सवाल तुम्हें कराया जा रहा है तुम्हें कुछ सिखाने के लिए, और वो जो सीखोगे ना वो हर जगह काम में आएगा। इसीलिए ऐसा नहीं कि आईआईटी का सवाल है मैं क्यों करूं, ऐसा आज नहीं कभी भी जिंदगी में सोचना मत कि आईआईटी का सवाल है मैं क्यों करूं। ये सवाल तुम्हें तो अगर बुक में है, आईआईटी में आया है तो तुम्हें फिर मैं क्यों करा रहा हूं। क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होने वाला है कि आईआईटी वालों का थोड़ी ये क्वेश्चन फिर से आने वाला है, कभी क्वेश्चन कभी जिंदगी में रिपीट नहीं होगा तुम्हारे एंट्रांस में, है ना। बट हर एक क्वेश्चन से हम कुछ अच्छा चीज सीखेंगे और वही चीज सिखाने के इंटेंशन में तुम्हें ये क्वेश्चन दिया गया है, करवा रहे हैं। कोई बात नहीं, देख लो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसीलिए दिया हूं कि क्वेश्चन देख के तुम डर रहे होगे, इतना लंबा है ना। और पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, क्या दिया मैं बता दूं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया हुआ है एक, और सबका मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है, कैपिटल आर स्मॉल आर, टाइम को मेजर किया तो इतने सारे वैल्यू आए। सबसे पहले पूछ रहा है एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्मॉल आर, स्मॉल आर का मेजरमेंट के बारे में पूछ रहा है सबसे पहले, है ना। एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या दिया है 10 ± 1 mm, है ना। अगर परसेंटेज एरर में निकालना चाहूं
तो कैसे निकालूंगा, डेल्टा स्मॉल आर बाई आर, डेल्टा आर मतलब एरर 1 बाई स्मॉल आर कितना 10 इंटू 100, कितना आ गया 10%, है ना। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया भाई साहब, क्योंकि ऑप्शन 1 में बोल तो यही रहा है दैट द परसेंटेज एरर, द एरर मेजरमेंट इन आर इज 10%, करेक्ट। उसके बोल रहा है एरर इन मेजरमेंट ऑफ टी, टी का एरर में मेजरमेंट, तो टी का 5 वैल्यू दिया है, 1 2 3 4, 4 वैल्यू दिया है टी का। अगर 4 वैल्यू दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4, पहले इसको निकालेंगे। लेकिन उसको निकालने के लिए पहले टी एवरेज निकालना पड़ेगा, माइनस T1, टी एवरेज माइनस T2, टी एवरेज माइनस T3, टी एवरेज माइनस T4, टी एवरेज निकालते हैं पहले, ये सबको ऐड करके डिवाइड कर देंगे, 0.52 प्लस 0.56 प्लस 0.57 प्लस 0.59, ठीक है। कितना हो गया 6 और 2 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 24, 24 तो 4 7 5 10 15 5 20 आ गया 22, 2.24 बाई 4, है ना। 1 2 3 4 4 बार गया तो 2.24 बाई 4 आ जाएगा 0.56, तो एवरेज वैल्यू कितना आ गया 0.56, तो टी एवरेज 0.56 आया, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.56 माइनस 0.52, यह आ जाएगा 0.56 माइनस 0.56, यह आ जाएगा 0.56 माइनस 0.57, यह आ जाएगा 0.56 माइनस 0.59। क्या क्लियर है मेरी बात, मैं सही तो कर रहा हूँ। 16 16 से 22 28 24, हाँ ठीक है, ठीक है सब ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 0.04, इधर आ जाएगा 0.00, इधर आएगा 0. माइनस में माइनस 0.01, ये माइनस 0.03, ठीक है। तो हमारा जो मीन होगा डेल्टा टी मीन या फिर डेल्टा टी बार, जो भी लिखो डेल्टा टी मीन, वो क्या करेंगे इन सबका मॉड लेके ऐड करेंगे 4 1 और 3, तो क्या हो जाएगा 0.04 प्लस 0.01 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 0, पर आर तो हम 4 कर रहे हैं ना, 3 आर में कर रहे हैं, बोल नहीं प्लस 0 भी है, ठीक है। इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 0.08, तो 0.02 आ गया, है ना। ये आ गया मेरा एरर, और लीस्ट काउंट कितना दिया है 0.01, तो मैंने बोला था जब भी लीस्ट काउंट और एरर देखेंगे तो जो ज्यादा है वो ही लिखेंगे, तो क्या 0.02 ज्यादा है, देयरफॉर रिपोर्ट कैसे करेंगे, रिपोर्ट कैसे करेंगे बोलो, रिपोर्ट कैसे करेंगे ना। मेन वैल्यू कितना आया 0.56 प्लस माइनस 0.02, ये हो गया मेरा रिपोर्ट करने का तरीका। बट तुम्हें तो परसेंटेज एरर पूछा है, मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना। परसेंटेज एरर पूछा है, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे ना, डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी का वैल्यू कितना है 0.02 बाई टी इंटू 100 करना पड़ेगा, है ना, बाई टी का वैल्यू कितना है 0.56 इंटू 100, कर दो आंसर, जो भी आ जाएगा कितना 2/56 इंटू 100, तो क्या 200/56, तो हो जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 ऑप्शन वाला है क्या कुछ 3.75%, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी रॉन्ग है, ऑप्शन बी करेक्ट है और ऑप्शन सी रॉन्ग है। अब आया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में हम लोग क्या करेंगे जी का मेजरमेंट, है ना। तो ये सारे वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, ये है टी का रिपोर्टेड वैल्यू, ठीक है। जी वाला एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, मैं इसको मिटा देता हूं फिर जी का वैल्यू करता हूं, ठीक है, लिख लेना इसको पहले फिर जी का वैल्यू क्या है। फॉर्मूला अगर देखोगे तुम लोग, इधर फॉर्मूला देखोगे ना, तो फॉर्मूला देख के क्या पता चलता है कि जी इधर रखोगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू 7 आर माइनस आर बाई 5 इंटू जी, तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा 28/5 पाई स्क्वायर इधर आर माइनस आर बाई टी स्क्वायर, ये हो गया है कि नहीं, ये हो गया हमारा, है ना। अच्छा
ये हो गया। तो हम लोग अभी क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला एरर का रूल अप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू 28 पाई स्क्वायर और 5, तो कांस्टेंट है, इनका कोई एरर नहीं। अब इसका डेल्टा ऑफ आर माइनस आर बाई आर माइनस आर प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। क्लियर है। अब इधर देख लो, अगर इधर देखोगे तो यहां से निकाल लो तुम लोग, आर माइनस आर की वैल्यू कितनी है 60 और ये 10, तो क्या 50 हो गया। बट डेल्टा ऑफ आर माइनस आर कितना होगा ना, इसका एरर और इसका एरर को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 mm एक्चुअली है वो, है ना, 2 mm है वो और ये सेकेंड में। तो अगर mm में है तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कर जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू डेल्टा ऑफ आर माइनस आर इज 2 बाई आर माइनस आर इज 50 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी इज, इसको कैलकुलेट किया था हम लोग 0.375 आया, 3.75% आया था ना, तो कितना 0.0375। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो तुम लोग, तो डेल्टा जी का वैल्यू आएगा जो भी आएगा, लेकिन कैलकुलेट करना तुम, मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। कैलकुलेट करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा आंसर, उसी हिसाब से ऑप्शन चेक करो। ठीक है बच्चों, अब इसको पूरा अच्छे से लिखो, तीनों पार्ट कौन सा ऑप्शन सही है। ऐसे ही बड़े बड़े सवाल आएंगे, बट अंदर कुछ नहीं है, अंदर सिंपल चीजें हैं, बट सवाल लिखने के लिए बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े हैं। ऑलराइट बच्चों, अब इसको लिख लो, फिर हम लोग और कुछ स्पेशल टाइप चीजें सीखेंगे। ओके बच्चों, तो हम लोग अभी एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जो कि नॉर्मल अभी जितने डायमेंशन एनालिसिस सीखे उसमें मैच नहीं होते हैं, थोड़े इधर उधर होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो क्या करें, जैसे कि आप लोगों को मैं अगर एग्जाम्पल बताऊं तो आप लोग मिरर फॉर्मूला पढ़े होंगे। ये जनरली 2 ही जगह में यूज होता है, मैं अभी जो स्पेशल बता रहा हूं वो 2 जगह में यूज होता है, एक तो मिरर फॉर्मूला में और एक होता है आर इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में आर इक्विवेलेंट निकालना और मिरर फॉर्मूला, यही 2 में आपको यूज होता है। ठीक है, अभी आपको नीचे में एक क्वेश्चन आ जाएगा फोकल लेंथ वाला, आप देख लीजिए, इधर नीचे में आएगा क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि मैं ये जो क्या कराने वाला हूं, यहाँ पे आपको पता चलेगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में दिया है कि द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज गिवन बाई 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना, कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। बेसिकली फॉर्मूला क्या दिया है मैं आपको करके बताता हूं। बेसिकली फॉर्मूला इज गिवन एज 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें 2 क्वांटिटी ऐड हो रहे हैं, 1/v और 1/u। अगर खाली v और u ऐड होते तो अलग बात है, बड़े, और उसमें भी 1/f आ रहा है कि नहीं। ओके, तो क्या किया गया, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 1/f इक्वल टू vu, इधर सॉल्व, vu आ जाएगा, u प्लस v आ जाएगा, और इसको उल्टा कर दोगे तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर uv बाई u प्लस v। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब सोच, अगर मैं बोलूं कि ले, ध्यान से सुनना कैसे कर रहा हूं, ले u इंटू v इक्वल टू p, ऐसे मान लो, तो डेल्टा p इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा p बाई p इक्वल टू डेल्टा u बाई u प्लस डेल्टा v बाई v, है कि नहीं। डेल्टा p बाई p मतलब डेल्टा p कितना होगा ना, डेल्टा u बाई u प्लस डेल्टा v बाई v होल इंटू p। p का वैल्यू कितना है uv, तो डाल दो, तो डेल्टा ऑफ uv इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा u बाई u प्लस डेल्टा v बाई v होल इंटू uv। ये मेरा आंसर है ना, ऐसे आएगा। या तो इधर ऐसे इतने में ही रख सकते हो तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको इतने में ही रख सकते हो। ठीक है, उसी तरह नीचे क्या है, u प्लस v है, इसको q मानो, तो जो डेल्टा u प्लस v होगा, क्योंकि ऐड हो रहे हैं, डेल्टा ऑफ u प्लस v वो हो जाएगा, मतलब डेल्टा q, सॉरी
डेल्टा क्यू हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी, सिंपल। Because when two quantities are added, we add their relative absolute errors, but when two quantities are multiplied, we add their relative error. समझ में आया डिफरेंस? ऐड हो रहा है तो रिलेटिव एरर को ऐड किया, मल्टीप्लाई हो रहा है तो एब्सोल्यूट एरर को ऐड किया, मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिलेटिव एरर को ऐड किया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको थोड़ा यहां पे करके बताता हूं, इसको बाद में करेंगे। देखो हमारा एफ का वैल्यू क्या है? एफ का वैल्यू है u ऊपर u भी बाई u प्लस भी विच इज p बाई q। हमारे हिसाब से p बाई q, क्योंकि हम p q मान लिए, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वांटिटी f इक्वल टू p बाई q हुआ तो अकॉर्डिंग टू द डिवीजन रूल डेल्टा f बाई f इक्वल टू डेल्टा p बाई p प्लस डेल्टा q बाई q, ऐसे हो। देख मैं यहाँ पे डेल्टा p बाई p कैलकुलेट किया हूं, यहाँ पे डेल्टा क्यू और क्यू का वैल्यू भी कैलकुलेट किया, वहां पे पुट करो। देखो डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी इज डेल्टा यू बाई यू प्लस डेल्टा वी बाई वी, इसका वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। फिर डेल्टा क्यू बाई क्यू, डेल्टा क्यू कितना है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी, डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी बाई क्यू, क्यू कितना है? यू प्लस वी। अब इसको सेपरेट करूं तो क्या हो जाएगा? डेल्टा यू बाई यू प्लस डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा यू बाई यू प्लस वी प्लस डेल्टा वी बाई यू प्लस, दिस इज डेल्टा एफ बाई एफ। तो अगर तुम्हें कभी भी पूछे फाइंड द एरर इन द फोकल लेंथ और फाइंड द फोकल लेंथ, तो तुम्हें इस तरह से करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करके। इसीलिए तुम्हारे लिए क्वेश्चन दिया पूरा अच्छे से। कैसे किया ना, मैं u भी को p मान लिया, u प्लस v को q मान के वैल्यू निकाला, फिर वहां पे डाल दिया। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ये मिरर फॉर्मूला का एग्जाम्पल। उसी तरह मैं पैरेलल में अगर कनेक्शन कराऊंगा तो भी मैं कर सकता हूं। आप इसको लिख लो, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, है ना। क्वेश्चन का ऑप्शन डी। आप इसको अच्छे से लिख लो, मैं मिटा रहा हूं, आर इक्वल कर देता हूं। देखो फटाक से जल्दी से कर देता हूं, है ना। इफ R1 and R2 are connected in parallel, तो क्या होगा? 1 by R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2। तो इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा? R1 R2 by R1 plus R2, इसी तरह आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, फिर से R1 इंटू R2 को क्या मान लेंगे? P, और R1 प्लस R2 को क्या मान लेंगे? Q। तो डेल्टा P हो जाएगा, डेल्टा P बाई P हो जाएगा डेल्टा P बाई P डेल्टा R1 बाई R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2, बिकॉज when multiplied the relative errors are added। और अगर इसमें से देखें कि R1 प्लस R2 इक्वल टू Q, तो जो डेल्टा Q आएगा वो कितना आ जाएगा? डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, पूरा सिमिलर। ऐसे when multiplied relative errors are added, when addition or subtraction absolute errors are added। तो क्या लिखूंगा? डेल्टा F बाई F इक्वल टू डेल्टा P बाई P प्लस डेल्टा Q बाई Q, है ना। बिकॉज डेल्टा R इक्विवेलेंट बाई R इक्वल टू, ठीक है। तो डेल्टा R इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू वैल्यू डालो। डेल्टा P बाई P का वैल्यू क्या आया? डेल्टा R1 बाई R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2। उसके बाद डेल्टा Q बाई Q, डेल्टा Q पता है, Q पता है, वैल्यू डाल दोगे तो उसी तरह आएगा, प्लस डेल्टा R1 बाई R1 प्लस R2 प्लस डेल्टा R2 बाई R1 प्लस, दिस इज अगेन द डेल्टा R इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी फॉर्मूला पे बेस्ड। तो आपको ये फॉर्मूला अगर डायरेक्ट याद रह जाए तो भी अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो इसे PQ करके करना, कोई दिक्कत नहीं। स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, अगर स्पेशल टाइप है तो 2 से 3 स्टार लगा दो इस पे, आगे। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? मुझे पता है आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, 2 दिन तक बैठ के तुम लोग देखो लेक्चर को, फिर से देखो, अगेन देखो, क्योंकि एक क्वेश्चन इस एरर से ना
तुम्हारे एंट्रेंस में आने वाला है, तुम्हारे जिंदगी में 4 मार्क्स देने वाला है। अगर ये एरर तुम अच्छे से पढ़े हो और सारे क्वेश्चंस तुम सॉल्व किए हो, मैं ढेर सारे क्वेश्चन असाइनमेंट में भी दूंगा और क्वेश्चन में भी दूंगा, तो अगर तुम लोग ये सब कुछ सॉल्व किए हो तो तुम्हारे लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम आराम से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। मैं ढेर सारा एग्जांपल तुम्हें करा दिया हूं और एवरी वेराइटी, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन आई हैव मेड यू सॉल्व ऑन द बोर्ड इटसेल्फ। तो सारे क्वेश्चन को बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए और सारे जब असाइनमेंट मिलेगा तो असाइनमेंट को पूरा डिटेल में सॉल्व करिए, आपका पूरी डाउट क्लियर हो जाएंगे एरर के बारे में। बट इतना याद रखिए जिंदगी में कि एरर का एक क्वेश्चन आपको एंट्रेंस में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। क्लियर है बच्चों? तो इस सबको पूरा अच्छे से लिखो। इसी के साथ हमारा एरर एनालिसिस खत्म हो गया और आपका डायमेंशनल एनालिसिस, जो इंग्लिश एंड डायमेंशन का चैप्टर भी एक्चुअली में खत्म हो गया। 2 टॉपिक बचे हैं आपके, वो है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज। ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स है एक्चुअली जो लैब में यूज होते हैं। तो मैं सबका आपको इसके बाद एक्चुअली वो एनसीईआरटी में चैप्टर में इंक्लूडेड नहीं है, चैप्टर आपका खत्म हो गया, बट वो 2 लैब में आप करेंगे। वो दो चीज जो जिसके ऊपर एंट्रेंस में आपका क्वेश्चन आता है लैब में करने वाले, तो मैं आपको वो सब लैब में भी अच्छे से दिखाऊंगा और वो इंस्ट्रूमेंट लाके मैं आपको क्लास में भी अच्छे से समझाऊंगा। क्लियर है बच्चों? तो बाकी एनसीईआरटी के हिसाब से दिस चैप्टर इज ऑल डन, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसका एससी वर्मा और इसका एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन करने हैं वो सारे मैं आपको पोस्ट कर दूंगा और वो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन और वो सारे एससी वर्मा के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। हम इसका फिर नेक्स्ट में एससी वर्मा का डिस्कशन वीडियो लेके आएंगे। क्लियर है बच्चों? तो तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, फिर बार बार वीडियो देखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।